हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर पे स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 16 ऑफ मार्च के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप इजीली इसे कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आइए 16 ऑफ मार्च के सभी करंट अफेयर पर आगे चलने से पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे को। 3 क्वेश्चन है। प्रीवियस जो हमारे सेशंस हुए हैं वहां पर हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसीलिए ध्यान से इनका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने गर्भपात को संवैधानिक दर्जा दिया है या फिर संवैधानिक अधिकार दिया है। सेकंड, किस राज्य के रीसा वस्त्र को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। थर्ड, निम्न में से कौन सा देश नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां मेंबर बना है या फिर 32वीं सदस्य कंट्री बनी है। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा और अगर सेशन के बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो उनको भी ध्यान से नोट कीजिएगा। चलिए 16 ऑफ मार्च के करंट अफेयर पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब यूएनडीपी द्वारा जारी की गई लैंगिक असमानता सूचकांक मतलब जेंडर इनइक्विलिटी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। देखिए, पहला जो फैक्ट आपको यहां पर नोट करना चाहिए वो ये है कि लैंगिक असमानता सूचकांक को जारी कौन करता है। तो इस इंडेक्स को जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में एक और रिपोर्ट काफी पूछी जाती है एग्जाम में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी यूएनडीपी ही जारी करता है। आज के ही इसी सेशन में हमें मानव विकास सूचकांक भी आगे मिलेगा, लेकिन हम पहले यहां पर बात करेंगे लैंगिक असमानता सूचकांक की। 2022 की ये रिपोर्ट अभी आई है, यूएनडीपी के द्वारा अभी जारी की गई है, जिसमें भारत को 108वें स्थान पर रखा गया है लैंगिक असमानता सूचकांक में। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये सूचकांक क्या है, किस आधार पर तैयार किया जाता है। तो देखिए, आपको नाम से यहां पर समझ भी आएगा, जेंडर इनइक्विलिटी की बात हो रही है, मतलब स्त्री और पुरुष है ना, इनमें समानता किन देशों में सबसे ज्यादा इन्हें समानता दी गई है, किस आधार पर। तो एम्पावरमेंट, महिलाओं का कितना अच्छा किया जा रहा है। इसके अलावा लेबर मार्केट सेक्टर में या श्रम बाजार में महिलाओं को कितने अधिकार हैं पुरुषों से अगर कंपेयर करें तो। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर किसी भी देश में कितनी है, मतलब हेल्थ महिलाओं के लिए कितना अच्छा सिस्टम है। इस आधार पर अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। कंफर्म। 2022 की जो रिपोर्ट आई इसमें भारत को 108वें स्थान पर रखा गया। पूरी डिटेल जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए जारी कौन करता है, यूएनडीपी। पहला क्वेश्चन, 3 अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर तैयार की जाती है रिपोर्ट। प्रजनन स्वास्थ्य मतलब जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद वो कितनी ज्यादा सिक्योर है, महिला कितनी ज्यादा प्रोटेक्ट है, इस आधार पर इस इंडेक्स को, ये फर्स्ट डायमेंशन है। सेकेंड, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण बोल सकते हैं हम इसको, जैसे एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी कैसी है, कितनी ज्यादा है, इस आधार पर यह है एम्पावरमेंट। और फिर लेबर मार्केट, अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब ये जो 2022 के लिए सूचकांक आया है, इसमें 193 देशों को सम्मिलित किया गया था और 193 कंट्रीज में से भारत को 108वें स्थान पर रखा गया लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में। 2022 का रिपोर्ट है, डेटा है, वो अब प्रकाशित हुआ है यूएनडीपी के द्वारा। लास्ट ईयर 2021 के लिए ये जो इंडेक्स आया था उसमें भारत को 122वीं रैंक दी गई थी। मतलब आप समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत की जो रैंक है उसमें सुधार देखने को मिला है। पहले 122 थी और अब ये हो गई है घटकर 108। ठीक है, कौन सा इंडेक्स है, जेंडर इनइक्विलिटी इंडेक्स 2022। अब आपके दिमाग में आएगा सर टॉप कंट्री कौन, जहां पर जेंडर इक्विलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये देश है डेनमार्क। यहां पर मैं इक्विलिटी बोल रहा हूं, मतलब समानता। सबसे ज्यादा स्त्री और पुरुष में समानता देखने को मिलती है यूरोप के देश डेनमार्क में, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग।
सेकेंड यूरोप का ही देश नॉर्वे और थर्ड स्विट्जरलैंड। इस इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर सोमालिया कंट्री को रखा गया है, जो कि जेंडर इनइक्विलिटी इंडेक्स में सबसे आखिरी स्थान पर है। डन? समझ आया? सिंपल सी चीजें थी। देखिए, भारत के संदर्भ में जो तीनों डायमेंशंस थे, अगर हम उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले प्रजनन स्वास्थ्य की बात करें तो भारत में प्रति 1 लाख महिला पर 103 महिलाओं की मृत्यु होती है बच्चे को जन्म देते समय, या प्री डिलीवरी समझ लीजिए, पोस्ट डिलीवरी समझ लीजिए, मतलब उस टाइम फ्रेम में 1 लाख महिलाओं पर भारत में 103 महिलाओं की मृत्यु होती है। ठीक है, यह है मातृ मृत्यु दर भारत की इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। यहां पर बात होती है एम्पावरमेंट की, तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में भारत में महिलाओं की भागीदारी इस इंडेक्स के अनुसार 41% है और पुरुषों की ऑलमोस्ट 58.7%। अब बात आती है श्रम भागीदारी की, मतलब लेबर मार्केट में महिलाओं को कितने अच्छे अधिकार हैं पुरुष की तरह। तो महिलाओं जो वर्किंग वुमन है, जो कि वर्क में है, वो 28.3% है भारत में लेबर मार्केट में, और पुरुष 76.1% है। तो ठीक है, अभी भी गैप बहुत ज्यादा है, महिलाओं को अभी भी भारत में अधिकार बहुत कम है, लेकिन फिर भी इस इंडेक्स में अगर हम 2021 से कंपेयर करते हैं तो पहले 2021 के इंडेक्स में हमारी 122वीं रैंक थी, जो कि अब घटकर 108वीं हो गई है। मतलब भारत में महिला और पुरुष के मध्य में जो भेदभाव है, जो असमानता है, वो धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो लैंगिक असमानता सूचकांक है, कौन जारी करता है? यूएनडीपी। भारत को 193 देशों में 2022 के लिए ये जो इंडेक्स आया है 108वें स्थान पर रखा गया। डन? सेकंड क्वेश्चन, वर्ल्ड कंज्यूमर डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे मतलब विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, सॉरी यहां पर करेक्ट कीजिएगा, ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है। ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मतलब विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल मनाया जाता है 15 मार्च को। पूरे वर्ल्ड में जो कंज्यूमर है ना, जो उपभोक्ता है, उनको उनके राइट्स के प्रति जागरूक करना। कंज्यूमर के क्या क्या राइट है? तो पहली चीज, हर सामान की जानकारी, जो इंफॉर्मेशन है, वो जानने का अधिकार है किसी भी कंज्यूमर को। वो जो प्रोडक्ट यूज करने वाला है उसकी जानकारी कंज्यूमर को होनी चाहिए। अगर कंज्यूमर के किसी भी राइट को वायलेट किया जाता है तो उसको शिकायत करने का अधिकार है, कंपनसेशन लेने का अधिकार है ना? तो ये सारे राइट होते हैं किसी भी उपभोक्ता को, कंज्यूमर को। अब सभी कंज्यूमर को पूरे वर्ल्ड में उनके राइट्स के प्रति जागरूक करने के लिए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। कंफर्म? ठीक है, सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 1983। कब? 15 मार्च को। थीम की बात करना चाहिए हमें, क्योंकि थीम पूछी जा सकती है। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की थीम की बात करें 2023 में, तो ये फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर, ये थीम है 2024 में वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की। लास्ट ईयर 2023 की थीम की बात करें तो एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये 2023 की थीम है। क्योंकि आपको पता है जो एग्जाम में करंट अफेयर पूछते हैं वो 1-1.5 साल के ड्यूरेशन का पूछ लिया जाता है, तो लास्ट ईयर की भी थीम याद रखिए और इस साल की जो थीम है उसको भी नोट कीजिए। ओके, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत की बात करते तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 दिसंबर को। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, जिसके तहत भारत में उपभोक्ता या कंज्यूमर के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये पर्टिकुलर एक लॉ है, कानून है। अगर आपके कंज्यूमर हो आप और आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम भी होते हैं और काफी सारी संस्थाएं होती है इसके लिए। ये जो अधिनियम था 1986 में लाया गया था। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संस्कृति मंत्रालय, ठीक है ना, और हार्टफुलनेस संस्था द्वारा वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो देखिए दो संस्थाएं इन्वॉल्व है, एक तो भारत की कल्चरल मिनिस्ट्री है और सेकेंड
हार्टफुलनेस संस्था है, ठीक है ना, ये प्राइवेट सेक्टर की एक संस्था है। ये दोनों मिलकर ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी फेस्टिवल 2024 का आयोजन कर रहे हैं भारत के तेलंगाना राज्य में। उद्देश्य क्या है? तो भारत को या पूरे विश्व में जो भी लोग हैं, है ना, जो कि डेवलपमेंट चाहते हैं अपने कल्चर के साथ जुड़कर, उन्हें उनके धर्म के प्रति आस्था जगाना, आध्यात्मिकता के साथ जोड़ते हुए स्वयं का विकास करना, पर्सनल डेवलपमेंट करना या फिर पूरे देश का विकास करना, इस महोत्सव को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य। आध्यात्मिकता का सहारा लेते हुए आगे बढ़ना, विकास करना, डेवलपमेंट करना, सामूहिक विकास करना, इस महोत्सव को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य। ओके, यह है वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024। आयोजन किया जाएगा कहां पर? तेलंगाना में। क्वेश्चन आ जाए कब से कब तक, तो 14 से लेकर 17 मार्च तक। 14 तारीख को ये शुरू हो चुका है, 17 तारीख को ये खत्म हो जाएगा। और इसका जो इनॉग्रेशन है वो भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया है 14 मार्च को, ठीक है ना। देखिए, वर्ल्ड पीस फ्रॉम इनर पीस, हिंदी में देखें तो आंतरिक शांति से विश्व शांति को बढ़ावा देना, यह थीम है या विषय है इस आध्यात्मिक महोत्सव का। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव है 2024 में। इसका आयोजन भारत के तेलंगाना के हैदराबाद में किया जा रहा है। कंफर्म? ठीक है। भारत और ब्राजील के बीच पहला राजनीतिक और सैन्य संवाद का आयोजन कहां किया गया? तो देखिए, ऐसी जो हाई लेवल मीटिंग होती है दो देशों के मध्य में, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाना चाहिए कि ऐसी मीटिंग कहां पर होती है? नई दिल्ली में। तो ये भारत और ब्राजील के मध्य में, ब्राजील को आप जानते हैं कि ये भारत का बहुत ही अच्छा व्यापारिक भागीदार देश है। साउथ अमेरिका की एक कंट्री है ब्राजील, सबसे बड़ा देश है। तो भारत और ब्राजील के मध्य में राजनीतिक और सैन्य संवाद का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में किया गया। काफी सारे अलग अलग पैरामीटर्स पर चर्चा की गई, जैसे देखिए डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में दोनों देश कैसे एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, वैश्विक आतंकवाद की समस्या को कैसे खत्म किया जा सकता है, जो रीजनल प्रॉब्लम है दोनों देशों में या फिर जो नेशनल प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इन सभी अलग अलग मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो भारत और ब्राजील के मध्य में राजनीतिक स्तर की पहला जो संवाद है उसका आयोजन किया गया है कहां पर? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसको कहा जा सकता है राजनीतिक और सैन्य संवाद। आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली में। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्राजील और भारत के रिलेशन को अगर हम देखें तो देखिए, ब्राजील के साथ भारत के जो राजनयिक संबंध है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उनकी शुरुआत हमें होती हुई दिखाई देती है 1948 में। हमारी आजादी के एक साल बाद ही, जब भारत 1947 में आजाद हुआ था, उसके एक साल बाद ही हमने अलग अलग देशों से रिलेशन बनाने के लिए, डिप्लोमेट जो रिलेशन है वो बनाने के लिए प्रयास शुरू किए अलग अलग देशों में। इसी क्रम में 1948 में हमने अपना दूतावास, एम्बेसी खोली थी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, और आगे चलकर ब्राजीलिया ब्राजील की कैपिटल बनी, तो हमने इसे 1971 में ट्रांसफर किया इस दूतावास को ब्राजीलिया में, जो कि वर्तमान में ब्राजील की कैपिटल है। यहां पर थोड़ा सा ब्राजील का हमें ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए कि ब्राजील कैसा है, कहां है। तो सबसे पहली चीज, दक्षिण अमेरिकी देश है, ठीक है, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा देश है। और दक्षिण अमेरिका की अगर बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ओके, कैपिटल अभी मैंने आपको बताई ब्राजीलिया, और यहां के प्रेसिडेंट काफी सुर्खियों में रहते हैं, लूला डी सिल्वा प्रेसिडेंट है वर्तमान में ब्राजील के। ओके, यहां पर देखिए ब्राजील की अगर बाउंड्रीज देखें तो दक्षिण अमेरिका के केवल 2 ही देश हैं जो कि ब्राजील से अपनी बाउंड्री नहीं बनाते। कौन? एक इधर देखिए, यह है इक्वेडोर, और इधर आपको मिलेगा ये चिली। ये दोनों ब्राजील से अपनी सीमा को साझा नहीं करते, बाकी दक्षिण अमेरिका के सभी देश ब्राजील से सीमा बनाएंगे। देखिए, छोटे छोटे देश भी हैं, यह फ्रेंच गुयाना,
सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे और अर्जेंटीना और इधर है उरुग्वे। ओके ना। ब्राजील में विश्व के सबसे बड़े वर्षा वन मतलब अमेजन जो कि उष्णकटिबंधीय वन है, उनका सबसे ज्यादा विस्तार ब्राजील में। अमेजन नदी का सबसे ज्यादा बहाव क्षेत्र ब्राजील में देखने को मिलता है। वर्ल्ड में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देशों में गिना जाता है ब्राजील। इसके पूर्व में अगर हम देखते हैं तो अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है। ब्राजील से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों ही गुजरती है। ठीक है, साउथ अमेरिका की कंट्री। चलिए आगे आते हैं। इस इंडेक्स की हमने शुरुआत में बात की थी। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? जारी कौन करता है? शुरू में ही बता चुका हूं, यूएनडीपी। ये क्वेश्चन काफी आता है, याद रखना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को वर्ल्ड में यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। 2022 के लिए हाल ही में इस इंडेक्स को जारी किया गया। 2022 की रिपोर्ट है ये, अब आई है। ठीक है ना। इस इंडेक्स में 193 देशों को कैलकुलेट किया गया, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करें तो ये 134 है। 193 देशों में 134। वहीं पर हमने जो लैंगिक असमानता सूचकांक पढ़ा था उसमें भारत की रैंक क्या है? 108 और इसमें 134। अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर इसे भी तैयार किया जाता है। जैसे देखिए, जीवन प्रत्याशा, किसी भी देश में ऑन एवरेज लोग कितने साल तक जीते हैं, जीवन प्रत्याशा। एजुकेशन कैसा है, और इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय कितनी है ना। इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। पहली रिपोर्ट 1990 में आई थी, अब 2022 की रिपोर्ट आई है। 193 देशों को शामिल किया गया और भारत को 134 रैंक पर रखा गया। लास्ट ईयर 2021 की जो रिपोर्ट आई थी, इसमें भारत को ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में 135 रैंक पर रखा गया था। अब इस इंडेक्स में शीर्ष 3 देशों की अगर हम बात करें तो पहला है स्विट्जरलैंड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, सेकंड पर नॉर्वे और थर्ड पर आइसलैंड। लैंगिक असमानता सूचकांक के अनुसार इस इंडेक्स में भी सबसे आखिरी में है सोमालिया। हमें इंडिया की रैंक याद रखना चाहिए, तो ये कौन सी है? 134। और लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक 108 थी। ओके, चलिए भारत के संदर्भ में अगर हम जीवन प्रत्याशा देखने जाते हैं तो भारत में ऑन एवरेज व्यक्ति 67.7 वर्ष तक जीता है, ये जीवन प्रत्याशा है। और प्रति व्यक्ति आय हमें देखने को मिलती है 6.25 लाख रुपए ऑन एवरेज भारत में। ठीक है, चलिए इंडेक्स की रैंक से हमें मतलब था, हमने उसे देख लिया। चलिए इसके बाद, किस राज्य द्वारा पांडवुला गुट्टा को विशेष भू विरासत स्थल घोषित किया गया? तो हमें पता होना चाहिए पांडवुला गुट्टा ये एक तेलुगु वर्ड है। इसका हिंदी मतलब देखने जाए ना तो पांडवों की गुफाएं, इसका हिंदी मीनिंग होगा। पांडवुला गुट्टा तेलंगाना में गुफाएं हैं, जिसे हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा विशेष भू विरासत स्थल घोषित किया गया। पांडवकालीन गुफाएं मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इन गुफाओं में गुजारा था। शेल चित्र देखने को मिलते हैं, मतलब दीवारों पर जो आदिमानव के काल के वो जब रहते थे इन गुफाओं में, तो वो जो भी चीज देखते थे उनका चित्र इन गुफाओं की दीवारों पर बनाते थे। तो शेल चित्र वाली गुफाएं हैं पांडवुला गुट्टा। ठीक है ना, ऐतिहासिक गुफाएं हैं भारत के तेलंगाना राज्य में। यहां पर आप अगर इमेज देखेंगे तो ये देखिए, आपको गुफा में पत्थर दिखेंगे, एक चट्टान दिखेगी और उस पर आपको हिरण, बाघ, मछली, अलग अलग जानवरों के चित्र देखने को मिलेंगे। जैसी वहां की संस्कृति थी उस वक्त, उसके चित्र इन गुफाओं में देखने को मिल जाएंगे। किस राज्य में है? भारत के तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में ये पूरा पाषाणकालीन गुफाएं हैं। तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में स्थित है। जिला नहीं पूछे तो आप राज्य याद रखिए, तेलंगाना। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय इन गुफाओं में गुजारा था। ऐसी गुफाएं एक बहुत ही फेमस मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं देखने को मिलती, वो भी प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं हैं। और भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आती है, वो विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। एक साथ 750 से ज्यादा गुफाएं, ऑलमोस्ट 700 से ज्यादा गुफाएं भीमबेटका में देखने को मिलती है। 700 मान लो।
700 गुफा, विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है और विश्व विरासत स्थल भीमबेटका एमपी में है। और यहां पर पांडवुला गुट्टा की बात हो रही है तो ये गुफाएं देखने को मिलेगी तेलंगाना राज्य में। ओके, ठीक है। हाल ही में न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म पीबी शब्द किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है पीबी शब्द, ये लॉन्च किया है प्रसार भारती ने। प्रसार भारती की बात करें तो गवर्नमेंट का एक ब्रॉडकास्टिंग संस्था है प्रसार भारती। जो हम दूरदर्शन, आकाशवाणी सुनते हैं, दूरदर्शन देखते हैं, वो सभी इसी संस्था के अंतर्गत आती है। यहीं से उनका प्रसारण होता है। दूरदर्शन, आकाशवाणी, ये सभी इन्हीं के चैनल है। ठीक है, ऑडियो चैनल या फिर विजुअल चैनल, ये किसके हैं? प्रसार भारती। हाल ही में इसने एक न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है पीबी शब्द। इस पे क्या होगा कि रीजनल लैंग्वेजेस में जितनी भी न्यूज है देश में, उन सभी को इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा प्रसार भारती के द्वारा। और जितने भी न्यूज चैनल है, चाहे वो ऑडियो न्यूज चैनल हो, विजुअल न्यूज चैनल हो, जितने भी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, सब उन न्यूज का यूज कर पाएंगे अपने लिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे जो न्यूज चैनल होते हैं, न्यूज की जो कंपनियां होती है, वो एक एक क्षेत्र में जाकर न्यूज कलेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो छोटी सी संस्था है, पूरे देश के सारी न्यूज कहां से लाएगी। तो प्रसार भारती बिना दूरदर्शन के लोगों के अब सारी न्यूज इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाएगा, सब यूज करो। तो ठीक है, सबके विकास के लिए एक पर्टिकुलर मंच दे दिया इन्होंने कि एक ही जगह आपको सारी न्यूज देश की, चाहे वो रीजनल न्यूज हो, नेशनल न्यूज हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में हो, वो सब प्रसार भारती एक ही जगह पर उपलब्ध कराएगी सारे मीडिया हाउसेस को, प्राइवेट या सरकारी। ठीक है, अभी प्राइवेट के लिए कुछ फ्री है, लेकिन आगे चलकर हो सकता है प्राइवेट जो मीडिया हाउसेस है उनसे कुछ पेमेंट लिया जाए और छोटों को बख्श दिया जाए, जो भी आगे करें। पर अभी हमको इतना याद रखना है कि पीबी शब्द जो न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है किसका है? तो ये प्रसार भारती का है। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहीं समझा दी। प्रसार भारती क्या है आपको पता चल गया। इसकी स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997। ठीक है, चलिए, इसी का प्लेटफॉर्म है पीबी शब्द। हाल ही में किस संगठन द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रेकर 2024 रिपोर्ट जारी की गई? देखिए, रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल मीथेन ट्रेकर 2024। एक साल का ये डेटा इकट्ठा करते हैं कि एनर्जी सेक्टर के माध्यम से मीथेन का कितना उत्सर्जन किया गया। इन आंकड़ों को जारी किया जाता है ग्लोबल मीथेन ट्रेकर रिपोर्ट में। यह रिपोर्ट जारी करती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। आंसर हो जाएगा आंसर बी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा मीथेन ग्लोबल मीथेन ट्रेकर 2024 रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया गया। अब इस रिपोर्ट की बात करें तो देखिए, यहां पर रैंक की बात नहीं होगी, लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मीथेन के उत्सर्जन से संबंधित काफी सारी इंफॉर्मेशन को एड्रेस किया है और पिछले एक साल में मीथेन का जो उत्सर्जन हुआ है उसके बारे में आंकड़े को जारी किया है। तो हम यहां पर यह देखेंगे कि इस संस्था ने इस रिपोर्ट में किन चीजों को एड्रेस किया। ओके, ठीक है। मीथेन के बारे में आप सभी जानते हैं कि CO2 के बाद ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मीथेन गैस ही है ना। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की इस रिपोर्ट में जिन चीजों को एड्रेस किया गया उनकी बात करें तो इसने कहा है अपनी इस रिपोर्ट में कि जीवाश्म ईंधन के उत्पादन व उपयोग से लास्ट 1 ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर था, मतलब 2024 में रिपोर्ट आई तो 2023 का पूरा डेटा, एक साल में 120 मिलियन टन मीथेन का उत्सर्जन पूरे वर्ल्ड में किया गया। जैव ऊर्जा का मीथेन उत्सर्जन में लगभग 10 मिलियन टन का योगदान रहा है, इस रिपोर्ट में बताया गया। इसके अलावा वायुमंडल में उत्सर्जित 120 मीट्रिक टन मीथेन में से लगभग 80 मिलियन टन मीथेन टॉप 10 देशों से आती हुई दिखाई देती है, जिसमें चाइना, रशिया, अमेरिका जैसे देश शामिल है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया कि तेल और गैस संचालन से सबसे अधिक मीथेन का जो उत्सर्जन है वो अमेरिका ने किया है और कोल से सबसे ज्यादा मीथेन का जो उत्सर्जन है वो चाइना के द्वारा किया गया। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्ट हैं जो कि एड्रेस किए गए हैं इस रिपोर्ट में।
यहां पर देखिए आपको केवल इतना याद रखना चाहिए कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वनडे एग्जाम में आपका काम हो जाएगा। अगर आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा आपको यहाँ पर इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है उनमें किन चीजों को एड्रेस किया इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिपोर्ट कौन जारी करता है ये आपको पता होना चाहिए, ये अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ओके। एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि पूरे वर्ल्ड में जो वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र जो एनर्जी सेक्टर है उसके लिए पॉलिसी बनाने का काम करता है, रिकमेंडेशन देता है, एनालिसिस करने का काम करता है, और उसके आधार पर ग्रीन हाउस गैसों को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे खत्म करना है, कैसे इनके प्रभाव को रोका जा सकता है, पूरी देश की कंट्रीज को क्या क्या काम करना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन या फिर विश्लेषण करता है कौन, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है ना। इसी के द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट को हाल ही में प्रकाशित किया गया, ठीक है। इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमको पता होना चाहिए। अगर आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काम आ सकता है। इस संस्था की बात करें तो इसकी स्थापना देखिए 1974 में की गई थी। हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में स्थित है। 31 देश इस संस्था के सदस्य हैं और फाती बिरोल वर्तमान में इस संस्था के डायरेक्टर के पद पर है, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद किस देश में बनाई गई, तो पूरे वर्ल्ड की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद को बनाया गया है सऊदी अरब में, जो कि पश्चिमी एशिया का एक देश। 3D प्रिंटेड 3D डायमेंशंस के आधार पर एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और उसके आधार पर किसी भी बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है। तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरब में निर्मित की गई। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, नाम याद नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, नाम भी थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है याद ना हो। देखें मस्जिद का नाम क्या है, तो यह है अब्दुल अजीज अब्दुल्ला शरफ तली मस्जिद। थोड़ा सा अलग नाम है क्योंकि लंबा नाम है, ठीक है। याद रख सकते तो याद रखिए, कहां बनी ये याद रखना पड़ेगा, तो यह है सऊदी अरब में, ओके। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और सऊदी रियाल यहां की करेंसी है ऑफिशियली। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 3D प्रिंटेड जो बिल्डिंग्स बनी है उनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो दो चीजें यहां पर बता रहा हूं जो आप याद रखिए। बेंगलोर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया। कहां पर, कर्नाटक के बेंगलुरु में। हमने डेली करंट अफेयर में डिस्कस किया था इसको कुछ समय पहले। और तेलंगाना राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया गया। तो दो न्यूज हो जाती है भारत की 3D प्रिंटेड बिल्डिंग से रिलेटेड, और मस्जिद पूछे तो ये कहां बनी, सऊदी अरब में, है ना। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद मुस्तफा को किस देश का पीएम नियुक्त किया गया। तो मोहम्मद मुस्तफा हाल ही में फिलिस्तीन के नए पीएम के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आप सभी को पता है लास्ट ईयर से फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य में एक बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा है, जिसके कारण फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक और गाजा लगभग बर्बाद होता जा रहा है। ऐसी कंडीशन में फिलिस्तीन के जो पीएम है मोहम्मद शतिये, इन्होंने इस हिंसा की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिक आधार पर अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और अब फिलिस्तीन के नए पीएम के रूप में मोहम्मद मुस्तफा को नियुक्त किया गया है, ओके। आई होप यहां तक 16 मार्च के सभी करंट अफेयर आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। सिंपल क्वेश्चन थे, ज्यादा आज टफ कुछ था नहीं। अब आ जाइए लास्ट डे के जो करंट अफेयर है हमारे, उनको हम एक बार यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, मुंबई ने किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता, तो ये टीम है विदर्भ। सेकेंड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन, तो ये है राहुल सिंह। थर्ड क्वेश्चन, विशाल पांडे द्वारा लिखी गई इजराइल वॉर डायरी का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया। किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मार्च 2024 में कब वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया, तो ये 14 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च की गई है हाल ही में 2024 में। चर्चा में रहा पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, भारत के असम राज्य में। संविधान के किस आर्टिकल के तहत हाल ही में
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई, तो आर्टिकल 324, है ना। सुरेंद्र यादव को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया, तो यह है यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ये पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी थे। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि किस यूनिवर्सिटी ने द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की उपाधि से सम्मानित किया, तो यह है मॉरिशस यूनिवर्सिटी। ये सारे करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। अब लास्ट डे के करंट अफेयर में जो हमने क्वेश्चन ऑफ द डे देखे थे उनको यहां पर एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र पर भारत के असम राज्य में स्थित है। ओके, आज के करंट अफेयर में जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उनका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।